नमस्कार मित्रों, मैं किसान लाल राठौड़ संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याकरण की इस कड़ी के अंदर हमें संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और संधि के अंदर हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज जो संधि है वो लोप विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? लोप विसर्ग संधि है। लोप से आपको पता चल रहा होगा कि जहां पर विसर्ग का लोप यानी विसर्ग अपनी जगह से यदि हट जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? लोप विसर्ग संधि। यानी इसके नाम में ही इसकी परिभाषा जो छुपी हुई है। इसके अंदर देखिए चार नियम है, वन बाय वन इसका अध्ययन करने वाला है। पहला नियम क्या है? पहले नियम का पहला सूत्र देखें, आतो अशी विसर्गस्य लोपः। है ना, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। विसर्ग से पहले क्या हो? आस्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर हो? आस्वर हो। तथा विसर्ग के बाद अस प्रत्याहार हो। अस प्रत्याहार में क्या होता है? अच प्लस हस होता है, जिसके अंदर कोई भी स्वर अच आ गया और हस प्रत्याहार मतलब व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ह य व र ल, इनमें से यदि कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या होता है? लोप। यानी विसर्ग अपने जगह से हट जाता है, यानी वहां से वह लोप हो जाता है। देखिए इसके उदाहरण है। देखिए यहाँ पर तीनों उदाहरण देखिए, तो तीनों उदाहरण देखिए विसर्ग से पहले क्या है? आ स्वर। यहाँ पर देखिए का है, यहाँ पर ला है, यहाँ पर त्रा है ना। तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ स्वर। इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, ठीक है ना। पहले स्टेप तो बन गया। अब इसके बाद में देखिए प्लस के बाद में क्या है? व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग आ गया। यहाँ पर देखिए कोई भी स्वर आ सकता है और यहाँ पर क्या है? व आ गया। देखो ये वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों ही तरीके से बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है? विसर्ग का हमें लोप करना है। क्या करना? लोप यानी हटाना है। देखो यहाँ पर बालका प्लस गच्छन्ति से क्या हो जाएगा? बालका गच्छन्ति, यानी विसर्ग हट गया यहाँ पे बीच में से। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण बालः प्लस अत्र है, तो विसर्ग हट गया तो बाला अत्र हो गया। छात्रा प्लस वदंती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्रा वदंती हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस नियम के अंदर आप देखें, विसर्ग संधि के अंदर ऐसा ही पहला एक नियम है जिसके अंदर विसर्ग से पहले आ आता है ना। विसर्ग से पहले आ आता हो तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि विसर्ग से पहले यदि आ आता है तो वहां पर केवल और केवल कौन सी संधि होगी? लोप विसर्ग संधि ही होगी। ये भी आप इस तरीके से परीक्षा में कर सकते हैं। और प्लस के बाद में तो आपको बार बार पढ़ रहे हैं, अच का मतलब है स्वर कोई भी, और हस का मतलब व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह य व र ल, ठीक है ना। इसके लिए हमने महेश्वर सूत्र भी पढ़ा है जिसमें प्रत्याहारों का हमने विस्तृत तरीके से वर्णन किया था, वहां पर पढ़ा था। इसीलिए पढ़ा था भाई व्यंजन संधि के अंदर, विसर्ग संधि के अंदर, स्वर संधि के अंदर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमने महेश्वर सूत्र पहले ही पढ़ लिया था। आप जाकर के आप चैनल पे जाकर के महेश्वर सूत्र का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसके आधार पर ही इसके सूत्र बने हैं, ठीक है ना। चौथा उदाहरण देखिए, यहाँ पर जनः प्लस हसंती है, तो विसर्ग से पहले क्या है? यहाँ पर नाम है आ स्वर है और आगे क्या है? ह है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, और ये क्या बनेगा? जना हसंती हो जाएगा, ठीक है। पांचवा उदाहरण महिला प्लस इति है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर में ई आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, और क्या बनेगा? महिला इति हो जाएगा। मयूरा प्लस नर्त्यंती है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, और क्या बनेगा? मयूरा नर्त्यंती हो जाएगा। लता प्लस आगच्छन्ति है, विसर्ग से पहले यहाँ पर आ है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर आ स्वर आ गया तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, तो यह बनेगा लता आगच्छन्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगला उदाहरण देखो, बालिका प्लस धावंती, तो यहाँ पर देखो विसर्ग है, विसर्ग से जस्ट पहले क्या है? आ स्वर है, ठीक है ना। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, क्योंकि आगे यहाँ पर ध दिया हुआ है ना। त थ द ध, यानी त वर्ग का चौथा वर्ण यहाँ पर दिया है जो हस के अंदर ही आता है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा? बालिका धावंती हो जाएगा। नियम दो, सूत्र दो देखिए यहाँ पर मित्रों क्या है? अतो अणत्य अचि, अतो अणत्य अचि विसर्गस्य लोपः। ये सूत्र क्या कहता है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विसर्ग से पहले क्या हो? अस्वर हो। कौन सा स्वर हो? अस्वर हो, तथा विसर्ग के बाद अस्वर को छोड़ करके कोई भी केवल स्वर ही आता है। क्या आता है? कोई भी स्वर ही आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी देख रहे हैं यहाँ पे, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अस्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? अ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है, यानी विसर्ग अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या है? अतः प्लस एव है, तो यहाँ पर देखिए त है, त के बाद में क्या है? विसर्ग है, तो विसर्ग से जस्ट पहले देखेंगे तो त में कौन सा स्वर है? अ है, और विसर्ग के बाद में क्या है? यहाँ पर ए है।
अब देखिए दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है ये नियम ऐसा क्यों यहाँ पर देखा, ठीक है ना। देखिए विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में जो है अ को क्यों छोड़ा, ठीक है ना, ये हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर देखिए यदि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में भी यदि अ होता, मान लो जैसे ये विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी यदि अ होता, तो ये कौन सी संधि का नियम लगता है, ये लगता है यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि का नियम लगता है, उत्व विसर्ग संधि का नियम यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। तो देखो उत्व विसर्ग संधि का नियम लगते ही ये संधि होती क्या, नहीं होती यहाँ पर, ठीक है ना। इस कारण से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अ को यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हटा दिया, यानी इसको छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना। इस कारण से यह फिर इसके अंदर दूसरे नियम के अंदर आ, तो यहाँ पर देखो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, तो अतः प्लस एव से क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। ये कई बार परीक्षा में किताबों के अंदर भी ऐसा उदाहरण आता है, ठीक है ना। और हम वहां पर कंफ्यूजन पढ़ते हैं कि यहाँ पर तो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे तो विसर्ग लगना चाहिए, लेकिन वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हो रही है, संधि हो रही, ठीक है ना, ये संधि युक्त शब्द है, ठीक है ना। यदि आप वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर विसर्ग लगाना था, अगले वाले ने गलती कर दी, नहीं अगले वाले ने सही किया है, आप गलत हो। आप कैसे गलत हो, यहाँ पर आप इसको संधि युक्त शब्द मान रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है शिव प्लस इति है। यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले वह है, वह में कौन सा स्वर है, अ, और बाद में क्या है, अ स्वर को छोड़ दिया तो ई आ गया, और विसर्ग का क्या हो गया, लोप, तो शिव इति हो गया, ठीक है। राम प्लस आगच्छति है, आ सकता है लेकिन अ नहीं आ सकता, ठीक है ना, याद ध्यान रखें। राम प्लस आगच्छति से क्या हो जाएगा, राम आगच्छति हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखिए यहाँ पर बालक प्लस इच्छति है, तो यहाँ पर बालक इच्छति आ जाएगा। अब कई बार देखिए जैसे ये उदाहरण दिया, यहाँ पे तीसरा उदाहरण, अब आपको मान लो जैसे परीक्षा के अंदर दे दिया, आपको वहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दी, यानी एमसीक्यू वहां पर आपके प्रश्न आ गया, और आपको देखो दोनों ऑप्शन दे, जैसे ये राम प्लस आगच्छति आया और राम प्लस आगच्छन्ति भी दे सकते हैं। यदि संधि युक्त पद दे दे, ये आपको आप कहेंगे संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताओ, और वहां पर जैसे राम प्लस आगच्छति भी है और राम प्लस आगच्छन्ति भी है, बहुवचन का यहाँ दे दिया। यदि आपने थोड़ा सा भी अगर नजर का इधर इधर हो गया आपने और थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा तो आगच्छन्ति कर दिया, तो वहां पर गलत हो सकता है, यानी का क्या लगाया, इसके बीच में न ही लगाया और वो आपने अगर सेलेक्ट कर दिया तो वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छे से करें परीक्षा में सवाल। संस्कृत के अंदर देखिए, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो गणित के समान चलता है। गणित में आपने देखा 2+2 = 4 होता है, तो इसी तरीके से एक फॉर्मूले के रूप में ही ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक चलता है, संस्कृत चलती है। या तो उसमें प्रश्न का उत्तर लिखा तो या तो गलत है तो गलत ही है, और राइट है तो वहां पर राइट ही होगा। 2+2 = 4 ही हो सकता है, वहां पर 5 नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से यदि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो एक स्कोरिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। यदि हम कोई विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि बच्चे हैं ग्रामर के अंदर थोड़ा सा उनकी गड़बड़ चलते हैं, ठीक है ना। यदि आपकी ग्रामर अच्छे से हो जाएगी तो आप आगे जाकर के और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और भी आप कोई विषय की तैयारी कर सकते हैं। जैसे संस्कृत आप लेंगे विषय, ठीक है ना, तो आगे जाकर के संस्कृत की आप तैयारी कर सकते हैं। और संस्कृत में यदि देखें तो कंपटीशन में बहुत ही सरल सवाल आते हैं, लेकिन इसको आपको समझना पड़ता है। यदि समझ के करेंगे तो किसी प्रकार से कोई भी वहां पर आपके सवाल छूटेगा नहीं, आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 3-4 उदाहरण हुए, ठीक है ना। आगे देखिए अर्जुन प्लस उवाच है, ठीक है ना, अर्जुन प्लस उवाच है, तो यहाँ पर भी देखिए विसर्ग से पहले न है और न में अस्वर है, आगे क्या उ है, तो विसर्ग का लोप हो गया और क्या बन जाएगा, अर्जुन उवाच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस संधि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का क्या होता है, वहां पे लोप हो जाता है। नियम 3 का सूत्र 3 है, एतत्तदो सुलोपो अपोर नए समासे हली। क्या है इसका सूत्र, एतत्तदो सुलोपो अपोर नए समासे हली। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए क्या होता है, सह, सह जो शब्द होता है वह सर्वनाम शब्द तत् या तद के अंदर आने वाला होता है। जैसा इसकी पहली विभक्ति होती है स ताउ ते, ठीक है ना, तो स आ गए यहाँ पे, एतत् मतलब एतत् और तद, यानी तद का मतलब तत् शब्द या तद शब्द, उसके अंदर स आ गया, और एतत् के अंदर आ गए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द एष आ गए, एष है एतौ एते, यानी एष है यहाँ पर आ गए एतत् शब्द के अंदर, ठीक है। के बाद यदि अ को छोड़ करके कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस से पहले पर्टिकुलर या तो स आना चाहिए या एष आना चाहिए, उसके बाद में अ को छोड़ना है,
उसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी व्यंजन आ सकता है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है ना, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी यदि अ आता है तो वहां पर कौन सी संधि का नियम लग जाएगा, वहां पे उत्तर विसर्ग संधि का नियम लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये लोप विसर्ग संधि नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने नियम 2 के अंदर पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें, विसर्ग से पहले जो है अ है और विसर्ग के बाद में है जो है अ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, स और एश है शब्द ही आएंगे, दूसरे शब्द नहीं आ सकते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण हमने लिए हैं, शह प्लस इति, तो स यहाँ पे शब्द आ गया और यहाँ पे ई आ गया, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या लोप हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे संधि होगी, स इति हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, स पठती है, सह पठती आ गया तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे स शब्द है, स के बाद में क्या है, प है, एक व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, स पठती हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, एशः का लिया, एशः इच्छति है, एशः शब्द हो गया, ठीक है ना, विसर्ग भी है, यहाँ पे ईश्वर आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और क्या बन जाएगा, एश इच्छति हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे चौथा उदाहरण, एशः गच्छति, अब यहाँ पे व्यंजन है देखो, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, एश गच्छति, ठीक है। फिर सह प्लस आ गच्छति, यहाँ पर देखो अ को छोड़ा है, आ को नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, अ को छोड़ना आ यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सह है शब्द, इसके बाद में आ है, तो स में या विसर्ग है, इसका लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, स आगच्छति हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है कि ये आपको संधि अच्छी से समझ में आ रही है, ठीक है ना। आप इसको कंटिन्यू देखते रहे और पूरा ध्यान केंद्रित देखें तो आपको जरूर ये समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया इसका जो तीसरा जो नियम हमने पढ़ा है, इसका सूत्र एतो तदो सुलोपो अपूर्ण समास से हली। नियम 4 है और चौथा ही सूत्र है, क्या है, रोरी, क्या है, रोरी सूत्र है। रोरी सूत्र क्या कहता है, विसर्ग से पहले अ ई और उ स्वर हो, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर हो, अ ई और उ स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद र आता है, क्या आता है, र आता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, और फिर उसी र का जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी र वहां से हट जाता है, तथा ढ लोपे पूर्व से दीर्घ एक सूत्र लगता है। ये सूत्र क्या कहता है कि प्रथम पद जो है ना, प्लस से पहले वाले जो प्रथम पद है, उसमें यदि अ ई और उ अंत वाला जो स्वर है ना, उन स्वरों के स्थान पर दीर्घ आदेश, यानी अ को आ हो जाएगा, ई को बड़ी हो जाएगा और उ को बड़ा उ हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी क्या है, ये प्लस है, देखो प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ अंत वाला, ई अंत वाला या उ अंत वाला कोई शब्द होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, र वर्ण वाला कोई शब्द होना चाहिए, तो बराबर होकर के विसर्ग को पहले क्या होगा, र होगा, और र का फिर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और फिर बाद में देखो अ के स्थान पे आ हो जाएगा, ई के स्थान पे दीर्घ ई हो जाएगा, और उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। नियम 4 के कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुनः प्लस रमते, देखो यहाँ पे पुनः है, तो पुनः में यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है, न में अस्वर है, ठीक है ना, तो ये देखो अ ई और उ होना चाहिए, तो यहाँ पर अ आ गया, और विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पे र आ गया, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के स्थान पर पहले क्या होगा, र होगा, और फिर इस र का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में एक सूत्र पढ़ा था हमने, ढ लोपे पूर्व से दीर्घ, यानी अ ई और उ को दीर्घ हो जाता है, अ के स्थान पे आ, ई के स्थान पे दीर्घ ई, और उ के स्थान पे दीर्घ उ हो जाता है, तो यहाँ पे न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और क्या बनेगा, पुनरारंभते हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पे विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है ना, और बाद में र है, तो विसर्ग का पहले क्या होगा, र, फिर लोप, फिर बाद में ई के स्थान पे बड़ी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कवि रचित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है शंभु प्लस राजते है, तो विसर्ग से पहले उ है, ऋस्व उ यानी छोटा उ है, उसके बाद में र है, ठीक है ना, तो विसर्ग का क्या होगा, पहले र होगा, फिर लोप होगा, फिर उ के स्थान पे दीर्घ उ हो जाएगा, और क्या बनेगा, शंभु राजते हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो अंतः प्लस राष्ट्रीय है, तो क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। फिर नी प्लस रस, तो यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले यहाँ ई आ गया, और आगे र है, तो विसर्ग का क्या होगा, र, फिर लोप, फिर बाद में नी बड़ा हो जाएगा, है ना, ई बड़ी लगे तो नीरस हो गया, फिर बाद में नी प्लस रव है, तो क्या हो जाएगा, नी रव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। फिर है गुरु प्लस राजते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, गुरु राजते हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोप विसर्ग संधि के साथ में ही जो संधि वाला जो प्रकरण है आपके पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपने अगर अच्छी तरीके से वीडियो देख लिया है तो आपको
संधि के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, कोई भी वहां पर आपकी दिक्कत रहने वाली नहीं है। बस यही है कि आप इसको लगातार वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, ठीक है ना, ध्यान केंद्रित करके देखें, तो ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक दबाएं, जिससे कि मैं भविष्य में अगर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो आपको मिल सके, ठीक है ना। और आप इसमें लगातार हैं, इस चैनल पर बने रहें, ठीक है ना। आप विश्वास रखिए, मैं आपके लिए इतने शानदार वीडियो लेकर आऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे और आपकी संस्कृत के अंदर कोई भी दिक्कत भविष्य में आज के बाद में रहने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।